हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 8 मई शिफ्ट 3 के जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर? प्रकृति की मूल एवं संरचनात्मक इकाई इनमें से क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पारितंत्र, मीन्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम क्या जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में? जिसमें लिविंग मतलब सजीव हो गया, जिसमें आपके पौधे, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, और नॉन लिविंग जिसे हम निर्जीव बोलते हैं। तो इसमें जैसे आगे आपका वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो इकोसिस्टम होता है, पारितंत्र जो होता है, बेसिकली वो जीवित और निर्जीव इन पदार्थों का एक ऐसा घटक होता है, ऐसा तंत्र होता है जिसमें ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लिविंग भी और नॉन लिविंग भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ बायोस्फीयर की, जीव मंडल की, तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी का जीवन क्षेत्र आता है। कम्युनिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था प्रकृति की मूल एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो है हमारी पारितंत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्शन डज द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट? राज्य निर्वाचन आयोग किन चुनावों का संचालन करवाता है? तो हम सभी जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमारा जो आर्टिकल है 243 के, ठीक है, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, उसका गठन किया गया था, ठीक है। जिसके काम क्या हैं? जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे इनके काम आ गए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का जो चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग किन चुनावों का संचालन कराता है? तो वो हो जाएगा आपका पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव का, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोलपावाकुथु किस राज्य की प्रसिद्ध कठपुतली कला है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरला। यह जो कठपुतली कला है वो केरला की है और मुख्यतः रामायण की कहानियां यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं। रामायण, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में कठपुतली है। जैसे ओडिशा की बात करूँ तो ओडिशा में आपको कुंढई देखने को मिलेगा, कर्नाटका में आपको टोगोलू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Al2SO4 3। आपको मतलब कुछ आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उपयोग बेसिकली क्या होता है? तो कागज उद्योग में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल शोधन कार्यों में, वाटर प्योरिफिकेशन में हम इसका उपयोग कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? बिरसा वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेशम कीट, सिल्क वॉर्म डिजीज। बेसिकली ये जो वैक्सीन है वो रेशम उद्योगों को रोगों से बचाने के लिए विकसित की गई थी, ठीक है। झारखंड में इसका निर्माण हुआ था और इसी वजह से इसका नाम बिरसा रखाया था। बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के ही थे, तो इस वजह से इस वैक्सीन का नाम बिरसा वैक्सीन रखाया था, जो कि सिल्क वॉर्म डिजीज़ के रोकथाम के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन और मॉस मुख्य रूप से किस वनस्पति में पाए जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति, मीन्स टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टुंड्रा क्षेत्र की, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी इलाका वाले में टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर कम वर्षा होती है, हमें देखने को मिलती है कम वर्षा, अत्यधिक ठंड, वहाँ पर पेड़ नहीं उगते हैं, इसलिए वहाँ पे मॉस, लाइकन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ होगा? तो ग्रीनलैंड, ठीक है, अलास्का, साइबेरिया, इन सारी जगहों पर ये हमें देखने को मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय वन नहीं होगा, मरुस्थलीय वनस्पति नहीं होगा, सवाना की ग्रासलैंड नहीं होगी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टुंड्रा वेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुश्ती में 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? हु इज 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनर इन रेस्टलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने बेसिकली 2008 में बीजिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और 2012 में लंदन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ये भारत के पहले पहलवान थे जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमन, आउस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये जो किस्म है वो आपको धान की दिखाई देती है। ठीक है, ओके, तो अप्रैल और जुलाई के टाइम पे अस दिखाई देता है हमें। जून और नवंबर के टाइम पे, जून से लेकर नवंबर के टाइम पे हमें अमन दिखाई देता है। और बोरो की बात करूँ तो वो नवंबर से मई के महीने में हमें दिखाई देता है। तो ये जो है इसे आउस को अस भी बोलते हैं। तो ये अप्रैल से जुलाई में दिखेगा, अमन जो है वो जून से नवंबर के बीच दिखेगा, और बोरो जो है वो नवंबर से मई के बीच दिखेगा। तो हमें याद रखना है कि ये धान फसल की किस्में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी इज रिलेटेड टू। डीपीएसपी का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। ठीक है, राज्य के श्रमिकों के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली इसमें कौन कौन सी बातें बोली गई हैं? तो उनको सबसे पहले उचित वेतन देना है। ठीक है, एक सम्मानजनक जीवन देना है, सम्मानजनक जीवन। ठीक है, और नंबर 3 है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान करनी है। तो ये बोलता है आर्टिकल 43 डीपीएसपी का। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 39 क्लॉस ए की, तो ये है फ्री लीगल एड्स के बारे में है। आर्टिकल 40 पंचायती राज के बारे में बोलता है, और आर्टिकल 43 लिविंग वेज के बारे में बोलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन जो है उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 शब्द ऐड हुए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो था वो 1976 में हुआ था, और 3 शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में हमारा, दैट इज सोशलिस्ट, नंबर 2 इज सेक्युलर, और नंबर 3 इज इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़े गए थे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच राइट वाज अफेक्टेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44वें संविधान संशोधन से कौन सा अधिकार प्रभावित हुआ था? तो हम सभी जानते हैं 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति का अधिकार प्रभावित हुआ था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार प्रभावित हुआ था। इसे मूल अधिकार से हटाकर 300 क्लॉज ए में डाला गया था। ठीक है, पहले ये किस पे था? आर्टिकल 19 क्लॉज, एक सेकेंड, पहले ये किस पे था? पहले ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का एफ में था। ठीक है,
एंड आर्टिकल 31 में था डीपीएसपी के। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद से ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया था, 300A में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भारत ने 1991 में टैरिफ क्यों कम किए थे। ठीक है, वाई डिड इंडिया रिड्यूस टैरिफ इन 1991, तो इसका आंसर हो जाएगा टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए भारत ने 1991 में टैरिफ कम किए थे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में हम जाने तो 1991 में हम सभी जानते हैं हमारे देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे वित्त मंत्री जो थी वो मनमोहन सिंह थे, जैसे आज के टाइम पे निर्मला सीतारमण है, ठीक उसी तरह उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे। तो उस टाइम पे लिबरलाइजेशन जिसे हम उदारीकरण बोलते हैं, निजीकरण जिसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे एलपीजी लागू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण उस टाइम पे लागू हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे स्थिति जो थी वो बहुत खराब हो गई थी बेसिकली देश की। तो उस टाइम पे टैरिफ कम कर दिया गया था। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि विदेशी निवेश जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा था, कंपटीशन बढ़ा था, और आयात निर्यात जो होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है, वो हमें देखने को मिला था कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उज्बेकिस्तान संबंध मुख्यतः किन क्षेत्रों पर केंद्रित है। इंडिया उज्बेकिस्तान रिलेशन मेनली फोकस ऑन विच सेक्टर, तो हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिफेंस एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी। भारत उज्बेकिस्तान जो संबंध हुआ है वो मुख्य क्षेत्र उसका अगर हम बात करें तो उसमें रक्षा सहयोग है, उसमें आतंकवाद विरोध है। ठीक है, आतंकवाद विरोध है, उसमें व्यापार है, और उसमें ऊर्जा को लेकर बातचीत की गई है। तो उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जो है उसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क हमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा हमें मैग्नीज देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है, एंड इसके अलावा लौह अयस्क तो हमने जाना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का प्रमुख लौह अयस्क जिला गढ़चिरौली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला इसरो मिशन कौन सा था। अब क्वेश्चन के तरीके को देखिए कि किस पैटर्न पर एनटीपीसी क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस टॉपिक से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक्स पूछे हैं एनटीपीसी 7, 8, 9 तारीख को, अभी तो मैं 8 तारीख का शिफ्ट 3 आप लोगों को करा रही हूँ, तो आपके टॉपिक्स वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब पूरा 100% रिविजन होना चाहिए कि किन किन टॉपिक से एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछिए, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी आगे रखें। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर क्वेश्चन था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला इसरो मिशन कौन सा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रयान 3 जो था वो था। लैंडर की बात करें तो लैंडर था विक्रम। ठीक है, लैंडर था विक्रम, और रोवर था, रोवर क्या था तो प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, और ये कब हुआ था तो 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन चुका था। लेकिन अगर मैं बात करूं दक्षिणी ध्रुव के निकट जाने की, साउथ पोल की तरफ जाने का, तो भारत पहला देश बना था, तो वो चंद्रयान 3 से ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों में कौन सा देश भारत की सहायता कर सकता है। ठीक है, विच कंट्री कैन हेल्प इंडिया इन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर SMRAs। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी। SMR जिसे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं, अगर मैं इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसका छोटा आकार है, इसकी लागत कम है इसकी, और ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, अत्यधिक सुरक्षित।
ठीक है। भारत और रशिया के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग लंबे समय से है और आज भी ये चीज होता आ रहा है। तो क्वेश्चन था कि मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों में कौन सा देश भारत की सहायता कर रहा है, तो रशिया की सहायता कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? अम्ल वर्षा जैसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं, तो उसमें कौन सी गैसेज मेनली हैं? तो उसमें आ जाएगा SO2 और NO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जानते हैं कि कैसे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं SO2 जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4। ठीक है, वहीं पे NO2 अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है आपका HNO3 और ये दोनों बहुत हार्मफुल होते हैं और अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, हमारी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत जो ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, पोल्यूशन एंड स्पेशली वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी हम्पी। ठीक है, स्थापना की अगर मैं बात करूं तो हरिहर प्रथम ने इसकी स्थापना किया था और बुक्का राय इसकी स्थापना करी थी। महान शासक की बात करें तो कृष्णदेव राय इसके महानतम शासक थे। और हम्पी जो है, याद रखना कि हम्पी जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब्ती एवं दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड द जब्ती एंड दहसाला सिस्टम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजा टोडरमल। ठीक है, दहसाला प्रणाली जो थी बेसिकली वो 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर थी। 10 वर्षों की जो आप ऑन एन एवरेज कितना आप प्रोडक्शन अपना उत्पादन कर रहे हो, कितना आप उपज अपनी दे रहे हो, उस पर थी बेसिकली। और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे टैक्स जो था वो आपका निर्धारित होता था। लेकिन अगर बात करूँ जब्ती प्रणाली, ये किसकी थी? ये थी दहसाला प्रणाली। दहसाला प्रणाली जो थी वो ये थी। लेकिन अगर मैं बात करूं जब्ती प्रणाली की, तो ये क्या था? ये था एक भूमि मापन का तरीका था, एक प्रणाली था और इसमें राजस्व जो था वो निश्चित था, निश्चित राजस्व। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें याद रखकर चलनी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा टोडरमल। ठीक है, और किसके शासन काल में हुआ था? तो अकबर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती किस संगठन ने की थी? विच ऑर्गेनाइज कैरिड आउट द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मीन्स HRA, ऑप्शन नंबर सी। देखो, मुख्य क्रांतिकारी की बात करें तो मुख्य क्रांतिकारी में बेसिकली चार नेताओं को आप याद रखो, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिरी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए। तो ये मेन क्रांतिकारी थे। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, हमें डेट भी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो हम सभी जानते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, स्थान की बात करें तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन स्थान था और ये ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है और कलिंग के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, किसके इतिहास का? कलिंग के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, मेन सोर्सेज हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन RRB NTPC 8 मई के शिफ्ट 3 में जो हुए थे उसको डिस्कस करा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं हुई। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।